दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे डीसी मोटर। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। डीसी मोटर में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो डीसी मोटर का जो कंस्ट्रक्शन होता है डीसी जनरेटर की तरह होता है। तो डीसी जनरेटर का जो कंस्ट्रक्शन है वैसे ही कंस्ट्रक्शन किसका मिलेगा आपको? डीसी मोटर का मिलेगा। क्लियर है सभी को? अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, पहली बात तो डीसी मोटर वर्क कैसे करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें हम यहाँ पर, तो सबसे पहले किसी भी डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए आपको डीसी सप्लाई देना होगा। तो सबसे पहले डीसी मोटर को स्टार्ट करेंगे तो 220 वोल्ट डीसी सप्लाई यहाँ आपको देना पड़ेगा। तो ये एक पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा और ये एक निगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। तो आप यहाँ चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं डीसी शंट मोटर की, क्योंकि आर्मेचर के समांतर में यदि किसी फील्ड वाइंडिंग को आप कनेक्ट कर देते हैं तो ये कहलाता है डीसी शंट मोटर। ठीक है, स्टार्ट करें हम यहाँ पे। यदि हम इस मोटर को सप्लाई देते हैं तो सबसे पहले जो करंट फ्लो होगी वो आर्मेचर में होगी। तो IA करंट सीधे आर्मेचर में फ्लो होगी। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे तो ISH में शंट फील्ड करंट फ्लो होगी। इसके करंट का जो डायरेक्शन है वो सीधे पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती हुई है, ये नेगेटिव टर्मिनल में पहुंच जाएगा। अब इसके अंदर ऐसी क्या एक्शन होगी, ऐसी क्या क्रिया होगी कि यह मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। तो उसी को हम यहाँ पर वर्किंग प्रिंसिपल में जानेंगे। तो वर्किंग प्रिंसिपल में क्या होता है, यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में, तो यहाँ पर N पोल और S पोल हो गया, तो यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को रखा जाता है, यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को रखा जाता है तो उस चालक के लंबवत एक बल कार्य करता है। तो ये जो चालक के लंबवत जो बल कार्य कर रहा है, यह बल है F = BIL। यह बल चालक के लंबवत कार्य करता है, जिसके कारण यह चालक इस चुंबकीय क्षेत्र से इसे बाहर ढकेलने की कोशिश करता है। तो जब ये चुंबकीय क्षेत्र से बाहर ढकेलने की कोशिश करेगा तो आपको पता है ये जो चालक है इसके दोनों साइड में, मोटर के दोनों साइड में क्या लगा हुआ है? बियरिंग्स लगे हुए हैं। तो ये चालक तो निकलेगा नहीं, लेकिन ये जो चालक है इस चुंबकीय क्षेत्र के बीच में घूमने की चेष्टा करेगा, रोटेट करेगा। तो उसे आप कैसा समझेंगे? चलिए, ये जो पोल दिख रहा है ये है रेडियल पोल, इसे रेडियल पोल कहा जाता है। इस टाइप के कर्व शेप में होता है तो इसे रेडियल पोल कहते हैं हम। यहाँ पर डायग्राम A की बात करें तो इसमें N और S दो पोल हैं। अब इस N और S दो पोल में यदि किसी कंडक्टर को रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसके लंबवत एक बल कार्य करेगा। तो ये जो बल है F = क्या हो जाएगा? BIL। यह बल, यह फोर्स इस कंडक्टर पर कार्य करेगा, इस चालक पर कार्य करेगा, जिसकी वजह से ये फोर्स कैसे डेवलप होगा तो आप देखेंगे तो कंडक्टर बीचों बीच में है, मतलब कि कंडक्टर इसके चारों कोने में चौकोन शेप में होगा। अब जैसे ही यह चुंबकीय क्षेत्र में होगा तो इसके चुंबकीय जो क्षेत्र है अर्थात कि चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा है वो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी। जाना था कैसे? ऐसी सीधी जाना था, लेकिन कंडक्टर बीच में हो गया। तो जब कंडक्टर बीच में हो गया तो इसका जो है चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा है ये थोड़ी सी वेव में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये वेव में परिवर्तन क्यों हो रहा है? वेव में परिवर्तन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एक बल कार्य कर रहा है, क्योंकि आर्मेचर में डायरेक्ट सप्लाई आएगा। हम जो इनपुट सप्लाई दे रहे हैं वो कार्बन ब्रश के थ्रू आर्मेचर को भी सप्लाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डीसी सप्लाई जाएगा तो सीधे आर्मेचर में जाएगा, उसके बाद फील्ड वाइंडिंग में भी जाएगा। तो आप जो सप्लाई देंगे तो इस कंडक्टर में पहले से ही करंट फ्लो हो रही है, तो यह स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। तो इसके कारण, इसके चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये सीधी गमन न करती हुए टेढ़ी गमन करने लगेगी। और जब ये टेढ़ी गमन करने लगेगी तो इसके जो डायरेक्शन है इस पर एक फोर्स काम करेगा, यही बल कार्य करेगा F = BIL। और यदि हम यहाँ पर डायग्राम B में देखें तो आपको इस तरीके से स्पष्ट नजर आएगा
ये जो N पोल से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है वो S पोल की ओर जा रही है, जबकि ये जाना कैसा था, इस टाइप से जाना था सीधी लाइन में चुंबकीय बल रेखाएं, लेकिन ये चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे टेढ़ी जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इसका स्वयं का एक चुंबकीय क्षेत्र है और यह इसके चुंबकीय बल जो रेखाएं हैं इसे टेढ़ी कर दिया। मतलब टेढ़ा करने के पीछे रीजन ये है क्योंकि इसका स्वयं का भी एक चुंबकीय क्षेत्र है, और जब वहां पर पहले से ही स्वयं का एक चुंबकीय क्षेत्र है और ये दूसरा चुंबकीय क्षेत्र जब आएगा तो ये इसे इसकी बल रेखाओं को बेंड कर देगा, टेढ़ा कर देगा, और जब टेढ़ा कर देगा तो ये इसके पर एक फोर्स काम करने लगेगा, बल कार्य करने लगेगा, और यही बल आपको F = BIL के रूप में प्राप्त होगा। वैसे ही नीचे भी वैसा ही होगा। यहाँ पर देखेंगे तो ये जो चुंबकीय बल रेखा है, ये चुंबकीय बल रेखा सीधी गमन न करते हुए इसमें एक बल कार्य कर रहा है, यही फोर्स के कारण इसमें टॉर्क डेवलप होगा, और टॉर्क डेवलप होगा और यह डीसी मोटर रोटेट करेगी। तो आपको ये दोनों डायग्राम से आपको समझना है। क्लियर है? कुछ पूछना चाहते हैं? दोनों में अंतर ये है कि जब यहाँ पर ये कंडक्टर रखा हुआ है तो कंडक्टर जब स्थिर अवस्था में है तब ये इसमें बल कार्य कर रहा है, फोर्स कार्य कर रहा है। अभी हम एक ही मतलब एट अ टाइम का जीरो कंडीशन का दिखा रहे हैं। ये जो कंडीशन है अभी जीरो है, मतलब कि जब मोटर स्टार्ट नहीं है, मोटर बंद है, आपने स्विच ऑन किया है, मतलब स्टार्टर का जो हैंडल आपने घुमाया है और स्टार्टिंग रेजिस्टेंस आप इसमें कनेक्ट किए हैं, तब की सिचुएशन है ये। और उसके बाद जैसे ही मोटर स्टार्ट हो गई तो ये इसमें बल काम करने लगेगा। तो जब बल काम करने लगेगा तो यहाँ पर देखेंगे तो इसमें N और S दो बल, मतलब कि N और S दो पोल बनेंगे इसमें। तो दो पोल बनेंगे तो यहाँ पर यदि ये N पोल बन रहा है, यहाँ पर S पोल बन रहा है, तो ये चुंबकीय बल रेखाओं को बेंड करने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान हो जाएगा। कब होगा चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान? जब आप उसे सप्लाई से जोड़ेंगे, मतलब कि स्टार्टर का जो हैंडल है, ये स्टार्टर को आप ऑन करेंगे, मतलब डीसी मोटर को जब ऑन करेंगे तब ये सिचुएशन क्रिएट होगी चुंबकीय बल रेखाओं की। इसीलिए ऊपर की ओर भी एक बल कार्य करेगा और नीचे की ओर भी लंबवत एक बल कार्य करेगा। तो ये दोनों बल कार्य करेंगे, तब इसकी वजह से यहाँ पर टॉर्क उत्पन्न होगा और आपकी मोटर रोटेट करना चालू कर देगी, अर्थात कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना चालू कर देगी। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, ये ऑन की स्थिति है। जब आपने स्टार्टर से कनेक्ट कर दिया और आपकी मोटर स्टार्ट हो गई, तब N और S पोल बनेगा, तब ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी दोनों साइड में। तो ये ऊपर की ओर एक बल लगेगा और नीचे की ओर भी लंबवत एक बल कार्य करेगा। तो ऊपर की ओर एक बल काम कर रहा है और नीचे की ओर दूसरा बल कार्य कर रहा है, वही बल तो ये इस रोटर पार्ट को रोटेट करने की कोशिश करेगा, घुमाने की कोशिश करेगा, जिसे आप आघूर्ण कहते हैं या इसे आप टार्क के रूप में जानते हैं। ये टॉर्क डेवलप होगा और आपकी मोटर रोटेट होना चालू हो जाएगी। इस तरीके से आप इसे समझेंगे। तो ये तो रहा आपका वर्किंग प्रिंसिपल। यदि आप डीसी शंट मोटर बनाते हैं तो आपके टर्मिनल बॉक्स का कनेक्शन इस टाइप से होगा, और ये सर्किट डायग्राम है डीसी शंट मोटर का। इसके पैरेलल में आपने शंट फील्ड वाइंडिंग को लगा दिया है। तो आप जब भी सप्लाई देंगे तो सीधे करंट किस में जाएगी? आर्मेचर में। अब यही आर्मेचर की करंट को लिमिट करने के लिए यहाँ पर हम क्या लगाते हैं? स्टार्टर लगाते हैं। ये जो मेन स्टार्टर है इसका काम यही है कि आर्मेचर की करंट को लिमिट करे। लेकिन जैसी मोटर स्टार्ट हो जाती है और रन करने लगती है, दो कंडीशन होती है, देखना आप, एक तो स्टार्ट की कंडीशन और सेकंड है रन की कंडीशन। तो स्टार्ट की कंडीशन में ही स्टार्टर का यूज होता है, और जब मोटर रन होना चालू हो जाती है तो ये स्टार्टिंग रेजिस्टेंस कट जाते हैं और इस आर्मेचर में बैक ईएमएफ बनने लगता है। तो इस आर्मेचर में जब बैक ईएमएफ बनने लगेगा तो इसके स्वयं का रेजिस्टेंस डेवलप होना चालू हो जाएगा। मतलब कि इस आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस उत्पन्न होना चालू हो जाएगा। किसके कारण? माइनस ईबी के कारण, मतलब कि बैक ईएमएफ के कारण। बैक ईएमएफ के कारण ये बैक ईएमएफ का मेन काम ये होता है कि आर्मेचर की करंट को कंट्रोल करे, लिमिट करे, नियंत्रण में रखे। ये बैक ईएमएफ का काम है, और ये इस तरीके से आपकी मोटर कंटिन्यू रोटेट करती है। क्लियर है सभी को? समझ में आया सभी को? चलो, थैंक यू।